कि हर महीने जो तेल की कीमत $100 के ऊपर एलिवेटेड रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या सोच के ये बेवकूफ लड़ाई शुरू की थी, अब समझ नहीं आ रहा अंत कैसे करें। तो उनको लग रहा है कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी इलेक्शन में तो तेरा ऐसे भी सत्यानाश हो। $2 प्रति गैलन तेल मिलता था अमेरिका में लड़ाई के पहले, आज 4.5 औसतन कीमत हो गई है डॉलर प्रति गैलन। हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते ना साहब। बिल्कुल। और इसका क्या भरोसा, एकदम सनक चढ़ी जनाब को तो अमेरिका भारत पे चढ़ाई करो। बिल्कुल। चीन मर गया, राज डोनाल्ड ट्रंप का होगा। अरे साहब वो राज हमने ईरान में देख लिया ना। चीन किस लिए गए कि भाई ईरान पे दबाव डालो, मेरे को ऑफ रैंप दे दो। ये सारी बकवास है। ग्लोबल वार्मिंग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे टेम्परेचर होने वाला है। बिल्कुल। ये आसिम मुनीर जी पागल है एक और, ठीक है। इसको बड़ा फक्र है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे पालतू कुत्ते की तरह गोद में बिठाया हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर 83 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध अभी भी इसी स्थिति में पहुंचा हुआ है कि एक डेडलॉक बना हुआ है। ना तो अमेरिका झुकने को तैयार है, ना ही ईरान झुकने को तैयार है। लेकिन पूरे विश्व में इस वक्त खलबली मची हुई है। एक और जहां चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति ने मुलाकात की है, उससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति ने मुलाकात की है। आखिर जंग का हल क्या निकलेगा, अभी जंग के क्या हालात हैं। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 देशों की यात्रा से होकर आए हैं। क्या कुछ मायने इन सब चीज़ों के जानेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो कि पूरी जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, जानते हैं, समझाते हैं। मेजर जनरल डी बख्शी सर, स्वागत कीजिए उनका। बख्शी सर जय हिंद। सबसे पहले जय स्वागत है सर। थैंक यू सर 83 दिन हो गए हैं। बिल्कुल। और कोई अभी तक अता पता नहीं है कि ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। एक डेडलॉक बना हुआ है, हॉर्मोज बंद पड़ा है और तमाम देशों की आवाजाही रुकी पड़ी है, भट्टा बैठा हुआ है। सर बिल्कुल। सर क्या लग रहा है ये डेडलॉक कहां जाके खत्म होगा, कोई रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए रास्ता तो बनना पड़ेगा विश्व के उद्धार के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की स्टूपिड वॉर ऑफ चॉइस, नेतन्याहू साहब के पागल पने ने दुनिया को इकोनॉमिक तबाही के कागार पे खड़ा कर दिया है। कुछ दिन और ये चला, रिसेशन तो तय है ही है, लेकिन अगर ये कुछ महीने खिंच गया तो साहब ये आप समझ लीजिए द ग्रेट डिप्रेशन जो 1928 में आई थी उसका दोबारा होने का चांस है। डिप्रेशन यानी इकोनॉमिक सत्यानाश, सर्वनाश होने को है। एक हॉर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड था, अमेरिका बहादुर ने उठा के दूसरा ब्लॉकेड कर दिया है, ब्लॉकेड पे ब्लॉकेड कर दिया है। और उनको दो टके का फर्क नहीं पड़ता कि यूरोप की इकोनॉमी तबाह हो गई है, एशिया की इकोनॉमी तबाही की ओर जा रही है। क्या कहते हैं, साउथ कोरिया, जापान, सो कॉल्ड एलाइज अमेरिका के, उनकी इकोनॉमिक तबाही हो रही है, भारत की इकोनॉमिक तबाही हो रही है। इतना अच्छा जा रहे थे हम, 7% ग्रोथ रेट जीडीपी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, 5.9% पे फोरकास्ट आ गया है गोल्डमैन सैक्स का। ठीक है साहब। और $700 अरब का जो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व का किटी थी वो $500 पे आ जाएगी अगर ये एक महीना और चल गया, क्योंकि हर महीने जो तेल की कीमत $100 के ऊपर एलिवेटेड रहेगी। दुनिया का इकोनॉमिक सत्यानाश। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या सोच के ये बेवकूफ लड़ाई शुरू की थी, अब समझ नहीं आ रहा अंत कैसे करें। अंत भी वो लड़ाई जीत नहीं सके, लेकिन विक्टर के तौर पे अंत करना चाहते हैं। मतलब कि बकवास कर करके मैं लड़ाई जीत जाऊंगा, मैं ही शहंशाह हूं, कि मैं ही शहंशाह हूं। तो मतलब उनकी भी अब खाट ये खड़ी हो रही है कि अगर वो जैसे उनको लोग कह रहे हैं कि साहब जितना नुकसान हो गया, अब चुपचाप बंद करो और पीछे आ जाओ। तो उनको लग रहा है कि मेरी इमेज डाउन हो जाएगी इलेक्शन में तो तेरा ऐसे भी सत्यानाश होगा। होके रहेगा क्योंकि साहब देखो वहां जहां $2 प्रति गैलन तेल मिलता था अमेरिका में लड़ाई के पहले, आज 4.5 औसतन कीमत हो गई है डॉलर प्रति गैलन। और वॉशिंगटन में, नेवाडा में, कैलिफोर्निया में, वहां आप जाके देख लो साहब $5 प्रति गैलन पे आ गई। फूड प्राइसेस बढ़ रही, इन्फ्लेशन बढ़ रही, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहे, एयर ट्रैवल
एयरलाइंस फेल हो रही हैं अमेरिका में, यू नो, भट्टा बैठ गया है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। अब जो है वो असली इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है, क्योंकि अभी तक तो जो भी जहाज चले थे 20-25 दिन पहले, वो जहां जहां पहुंचने थे पहुंच गए। अब नए जहाज नहीं आ रहे साहब। असली बाइटिंग तो अब शुरू की है। जो जो चोट लगनी थी, जो ये कसना था, नकेल, वो तो अब हो रही है। और इम्पैक्ट भारत पे सबसे ज्यादा पड़ रहा सर, देखा जाए तो। बिल्कुल पड़ रहा है साहब। वो वही मैं बता रहा हूँ कि दुनिया को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी इलेक्शन चल रही थी तो उसके चलते सरकार ने झेल लिया, प्राइसेस नहीं बढ़ाई। ठीक है साहब। तो 2, 3, 4 इलेक्शन जो थी अब वो खत्म हो गई। अब आपकी जो कंपनियां हैं, ऑयल कंपनी, उनकी लुटिया डूब जाएगी। डूबी पड़ी है सर, तभी तो प्राइस बढ़ाना पड़े हैं। तभी तो प्राइसेस आपको बढ़ानी पड़ी हैं, और वो यथार्थ पे आपको आना पड़ा। पूरी दुनिया पहले आ चुकी है। दुनिया ने तो पहले दिन से भाई, जहां तेल की कीमतें बढ़ी, उन्होंने पेट्रोल पंप पे कीमतें। भारत ने फिर भी संयम दिखाया सर। भारत ने संयम दिखाया, दिखाना पड़ा, क्या है, ये मजबूरी थी। लेकिन एक गलती भी उसमें ये हुई संयम में, कि हमने ये दिखाने की कोशिश की कि कख नहीं हुआ, हम बड़े तगड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ स्वा कुछ नहीं होगा। अंदरूनी खोखले हो गए। अंदरूनी आपकी हालत खस्ता कर दी है इस ग्लोबल ऑयल क्राइसिस। इससे बड़ी ऑयल शॉक पहले हुई नहीं। तो यथार्थ की तरफ जागरूक होना बहुत जरूरी था। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 2 टूक शब्दों में दुनिया को बता दिया, भैया बेल्ट कसनी पड़ेगी, वर्क एट होम करना पड़ेगा, कारपूल करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी, गोल्ड मत खरीदो, विदेशों के ट्रिप लगाने बंद करो। यूसी विदेशों के ट्रिप लगाने बंद करो। बेसिकली डॉलर को कहीं ना कहीं ना खर्च हो भारत का, उसको रोकने के लिए। देखिए, जो आपको तेल मिल रहा था रूस से $50-60 प्रति बैरल, वो बढ़ के रूस से ही खरीदना पड़ रहा है $138 प्रति बैरल ग्लोबल स्पॉट प्राइस। क्योंकि भैया हमने यहाँ पे एक तबका है, अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप महान है, एम्परर है, बेसरताज बादशाह है दुनिया का। सर ऐसी क्या मजबूरी रही सर, आपको लगता है कि जो सरकार लगातार अमेरिका के प्रेशर में रही सर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्यों मजबूरी होनी क्यों चाहिए। हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते ना साहब। बिल्कुल कि नहीं जी, तुम रूस से, पहले हम ईरान से खरीदते थे, सबसे सस्ता तेल वहां का पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो सबसे नजदीक है। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, वो बंद करो, सैंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ जी हजूर, यहाँ पे बंद कर दी पिछली सरकार ने। अब रूस से तेल खरीदना शुरू किया, वो बंद करो, 500% टैरिफ लगाऊंगा। अबे यार, तेरे हमारे कार के इंजन में पानी डालेंगे क्या अभी? ये तो अब महज पागलपना होता जा रहा ना, कि जिसको बोलते थे कि फिएट पे फिएट आप पास करे जा रहे हो, आज ये कल वो, कल ये सनक। अब तुम्हारी सनक पे हम अपनी तबाही करें, अब दुनिया को भी जाके वापस बोलना पड़ेगा, भाईजान रहने दो, तुमने हमारा क्या कोई खास भला किया है, सिवाय सत्यानाश किया। आराम से दुनिया चल रही थी, उसका तुमने क्या कहते हैं, भरता बना दिया है इकोनॉमी का। और अभी आपके पागलपना खत्म नहीं हो रहा। ईरान की लड़ाई खत्म समझ नहीं रहे। एक मिनट, ईरान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ये क्यूबा पे चढ़ना शुरू हो गए। हाँ, तो मतलब ये कब तक चलेगा साहब? बिल्कुल। परसों ग्रीनलैंड, चौथ कनाडा, फिर कोई और इसका क्या भरोसा? एकदम सनक चढ़ी जनाब को, तो अमेरिका भारत पे चढ़ाई करो। बिल्कुल। तो मतलब ये ऐसे पागलपने से बोले ना, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। और हमको अब अगर अभी भी शत्रु बोध नहीं हुआ है तो अब होना पड़ेगा। यहाँ अभी देखिए ब्रिक्स का समिट हुआ, थोड़ी शर्म आती है। भारत इस वक्त ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है इस बार, ठीक है, में सर नहीं है। तो ब्रिक्स में लोग सोच रहे थे कि अमेरिका ने जो हमला किया है, ईरान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक ब्रिक्स कंट्री, उसकी निंदा होगी, भर्त्सना होगी। कख नहीं, चुप। वो तो अलग। फिर बोले साहब पेट्रो डॉलर जो इतनी तबाही कर रहा है, यहाँ सैंक्शन, वहाँ सैंक्शन, इधर सैंक्शन, उधर सैंक्शन, आप पैसा इन्वेस्ट करो यूनाइटेड स्टेट्स में, मेरे बाप का है, ये हड़प, जंगल लॉ कर रखा है साहब। तो उसके खिलाफ बातचीत होनी चाहिए थी। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है। किसने कहा?
आपस में ही हमने देखा ब्रिक्स की, जब विदेश मंत्री अभी आए थे, हाँ, argument सहमति हो गए किसी सर। चीज पे नहीं हो सकी। वो तो यहाँ तक आपको क्या कहते हैं इल्जाम लगा रहे हैं कि आप अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स का काम कर रहे हैं ब्रिक्स के अंदर। इससे ज्यादा क्या सुनने को रह गया। बिल्कुल। और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। अभी G20 हुई थी, बिल्कुल क्या फर्क था वो मतलब माहौल में। बिल्कुल। पूरा इंडियन मीडिया 5, 6, 7 दिन तो G20 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 वही ये गीत गा रहे थे। G20 वो कोई के गीत ही गीत गाए जा रहे थे साहब। वो समय और कुछ मतलब इतना बड़े स्केल पैमाने पे किया गया। अब ब्रिक्स में क्यों नानी मर गई। ब्रिक्स तो उससे बड़ा फोरम है। बिल्कुल। ब्रिक्स थर्ड वर्ल्ड का और फोरम है। उसके कहीं ना कहीं रचयिता हम लोग हैं। रचयिता हम लोग हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, ये RIC से ब्रिक्स बिल्कुल। बाद में बना। बिल्कुल ठीक है, हम उसके फाउंडर्स हैं। और आज हम ही उसको पता नहीं सैबोटाज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं है। ठीक है साहब, तो मतलब हमको ये भी देखना होगा कि हमारी छवि पे क्या हो रहा है। हमारा 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 हित किस तरफ। बिल्कुल। रूस सस्ता तेल चाहिए, आप रूस के पास चाहिए। सस्ते और अच्छे हथियार चाहिए, रूस के पास जाना है। ठीक है, जो कुछ भी है, रूस आपका ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है, आजमाया हुआ दोस्त है। फिर भी नहीं जी, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये दूसरी बात है कि 50% टैरिफ लगा दिया। दूसरी बात है कि हमारे से $1 अरब खा लिए, एक जेट इंजन नहीं दिया। कोई अभी तक नहीं आए। 7 आए हैं टोटल, अभी 4 साल हो रहे हैं। ठीक है, वो डील को हुए, पैसा खा गए। ठीक है साहब, बांग्लादेश में गदर, श्रीलंका में गदर, नेपाल में गदर। तो ठीक है, कुकी लैंड बना रहे हैं मणिपुर, मिजोरम में। मतलब छोड़ा क्या है यार आपको नुकसान पहुंचाने का। छोड़ा क्या है उसने, क्या कसर क्या छोड़ी। और आप है कि हमारा दोस्त है। यार तुम्हारा दोस्त हो गया यार, हमारा तो नहीं है। सर क्या आपको लगता है कि भारत के हितों का जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट है हमारे सर, हमारे क्योंकि बड़ा लार्ज देश है हमारा, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और जिस तरीके से ग्लोबल चीजें अभी चल रही हैं, आप जो बात कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सर करंट सिचुएशन में भारत के जो अपने इंटरेस्ट हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा है भारत की ही तरफ से? नहीं, वही मेरे तो समझ नहीं आ रहा ना कि भाई हमारा दोस्त कौन, शत्रु कौन। जब शत्रु का बोध ना रहे, दोस्त असली कौन है उसका बोध ना रहे। एक तबका है यहाँ प्रो अमेरिकन, काटो रूस से, छोड़ो रूस को, खत्म हो गया, वो पुराना देश है, ये है वो है, चीन मर गया और राज डोनाल्ड ट्रंप का होगा। अरे साहब, वो राज हमने ईरान में देख लिया ना। क्या हाल एक मिडिल टायर पावर के 83 दिन हो गए, अभी तक घुटने नहीं टिका पाए। वो कह रहा है मैं लड़ने को तैयार हूं, तुम्हारी बस हो गई तो दूसरी, तो तुम अपनी जानो। ठीक है साहब, तो फिर कौन सा सुपर पावर या यूनिपोलर पावर मूवमेंट सब खत्म हो गया। सर चूंकि आप लगातार सब चीजों को देख रहे हैं सर, ईरान की भी, इजराइल की भी, अमेरिका की भी, क्या आपको लग रहा है कि ईरान बिल्कुल अब इस कंडीशन में आ गया कि वो बिल्कुल नहीं झुकना चाहेगा, या अभी भी आपको लगता है कि शायद कुछ शर्तें मान ले वो अमेरिका की? नहीं, देखिए ईरान भी ऐसे कोई खास, उसका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। ठीक है साहब, तो वो बेवजह तो वो भी नहीं लड़ना चाहता, लेकिन वो घुटने भी नहीं टेकना चाहता। खासकर अगर वो लड़ाई में अपना वर्चस्व बना के रखा है, पीठ सीधी रखी है और अच्छी तरह से मार वापस लगाई है, तो कोई रीजन नहीं है कि वो अपने घुटने टेक दे। अब डोनाल्ड ट्रंप की मीठी मीठी बातें सुन के, या डोनाल्ड ट्रंप चीन से गए हैं तो चीन से दबाव डलवाएं। चीन किस लिए गए थे? कि भाई ईरान पे दबाव डालो, मेरे को ऑफ रैंप दे दे। ठीक है, तो उन्होंने भी कह दिया कि साहब हम किस हद से आगे नहीं बोल सकते। उसको जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसको क्या बोले, मर जाओ, खुद को गोली मार लो। अरे क्यों क्या आपको लग रहा है कि सर इतने दिन से जो सीज फायर का एक नाटक चल रहा है, हाँ, ये वाकई में सीज फायर है, या अपने आप को दोबारा से ये रीबिल्ड कर रहे हैं, री इनकैश करने का कोशिश कर रहे हैं, या क्या आपको लग रहा है कि अब अगर लड़ाई के मैदान में अगर ये लोग गए, हाँ, तो भयावह स्थिति होगी, अपने आप को तैयारी कर रहे हैं लोग एक तरीके से? देखिए साहब, अमेरिका जो सिर मार के जो भी तैयारी करनी है कर ले, इट विल बी मोर ऑफ द सेम। अगर 40 दिन की बॉम्बिंग से आप घुटने नहीं टिका पाए, तो क्या 3-4 दिन की बॉम्बिंग में क्या सरसवा कर लोगे? 3-4 दिन की बॉम्बिंग की और ही बात हो रही है ना, शॉर्ट बॉम्बिंग होगी, ये होगी वो होगी। शॉर्ट कैसे मालूम? अब तो फिर उसके हाथ में होगा ना कि वो कितनी देर
लड़ना चाहता है, फिर आपको बिल्कुल, लड़ाना बिल्कुल। चाहता है। तो देखिए साहब, अगर इन्होंने ये बेवकूफ़ी करी दोबारा रिज्यूम करने की, गल्फ का तो सवा सत्यानाश हो जाएगा। अगर वहाँ के पावर प्लांट, अगर वहाँ के डिसैलिनेशन प्लांट सऊदी अरब में, यूएई में, इजराइल में हिट हो गए, 90% पीने का पानी वहाँ से आता है। जी बिल्कुल। जो तबाही आप गर्मी के मौसम में ये तबाही करना चाहते हैं साहब, ऐसा कमीनापन हमने नहीं देखा आज तक कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैं बचे रहूंगा। अबे तुम्हारे जो एलाइज हैं उनका क्या होगा? उनका क्या होगा कालिया, ये आपने सोचा है बिल्कुल। कि अगर 48 दिन से ज्यादा पानी के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? 90% जिसका पानी वहां से आता हो, अगर वो ठुक गया, और आप ईरान में ठोक रहे हैं, यानी आप ईरान को उकसा रहे हैं कि तू उसका ठोक दे, मेरा पानी थोड़ी ना जाएगा। हम तो पानी पी रहे हैं, इनको मरने दे, हमारे को अपना दोस्त कहते हैं, इनको मरने दे। तो ये आप संकेत क्या दे रहे हैं ना, थोड़ा सा दिमाग में जो फतूर आया हुआ है वो उनको यथार्थ की तरफ जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके का ट्रम्प साहब का बयान आया है, घड़ी की सुइयां चल रही हैं। हाँ, और ईरान जल्दी करे वरना कुछ नामो निशान नहीं मिटेगा। वो तो धमकी वो तो कई दिनों से दिए जा रहे हैं ना, नामो निशान नहीं मिटेगा, नामो निशान। क्या कर लोगे आप? नहीं, क्या विकल्प क्या है? सिर्फ डरा रहे हैं बस। एयर बॉम्बिंग और करोगे? अगर अभी तक 40-50 दिन की एयर बॉम्बिंग कख नहीं कर पाई, नुकसान करा है ठीक है, लेकिन घुटने उठने टिकाना तो दूर, वो तो आंखें दिखा रहा है बिल्कुल। ये और कह रहे हैं साथ के साथ यूएई और ईरान के, यूएई और सऊदी अरब के और कतर के सम्मान में रुका हुआ हूं अभी तक। पहले कह रहे थे पाकिस्तान के सम्मान में रुका हुआ हूं, अब कतर के सम्मान में रुकिए। जिसके मर्जी के सम्मान में रुकना चाहते हैं, लेकिन रुके रहिए, बेवकूफी मत करना, फंस जाएंगे और दुनिया का तो बंटाधार तो हो ही जाएगा। ठीक है साहब। और प्रॉब्लम ये है कि ये फॉसिल फ्यूल ड्रिल बेबी ड्रिल ये सब शुरू किया था कि मैं तो तेल, ये सारी बकवास है, ग्लोबल वार्मिंग, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो यहाँ पे टेम्परेचर होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग सब लोगों के इमेजिनेशन में है, यहाँ तो असली फ्राई हो रहा है, भेजा फ्राई। ठीक है, तो आप कहना चाहते हैं कि मैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज रोकूंगा, गैस और ऑयल पे वापस लाऊंगा दुनिया। जिस तरह से आपने गैस और तेल की कीमतें बढ़ाई, मेरे ख्याल कोई हैरत की बात नहीं होगी कि सारी दुनिया तेल छोड़ के ईवी पे आ जाए। और ईवी इस वक्त 60% दुनिया के चीन बना रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, आपके स्टोरेज बैटरीज, वो चीन बना रहा है। तो फायदा मुनाफा आप कमाना चाहते थे और सारा मुनाफा चीन की तरफ जाएगा, क्योंकि लोग कहेंगे साहब ये तो पागल आदमी है, इसका और ये तेल की लड़ाइयाँ कराता रहेगा, वेनेजुला का तेल इसका बाप का है, इसने पकड़ लिया, फिर चीन ईरान पे हमला कर दिया, अभी कनाडा पे हमले की सोच रहा है, ग्रीनलैंड पे करेंगे, क्यूबा पे करेंगे। ये तो पागल आदमी है यार। कल को हो सकता है कि पाकिस्तान जो इतना अच्छा दोस्त बना रखा है, कल को कह दे कि इसी को तोड़ो। हाँ, इसको तोड़ो। वो तो कोई इसका मतलब इसकी सनक का कोई ऐसा वो कहते हैं, कहा होता है ना सर, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं आप। नहीं तो फिर देखिए, मेरा हिसाब ये है, मेरा अंदाज लग रहा है जी कि ट्रम्प साहब की भी बस हो गई, ड्रामा जितना करना चाहते हैं कर ले, क्योंकि असली उनकी फौज ने अभी तक बता दिया होगा कि साहब असलियत ये है, पंगा मत लेना, फंस जाएंगे, बुरे बेमौत मारे जाएंगे, और ग्राउंड ट्रूप्स तो है ही नहीं भेजने के लिए। ठीक है, तो फिर रह क्या गया आपके पास? और शायद यही कारण दर दर भटक रहे हैं ट्रम्प साहब। अब चीन होके आए हैं, कई देशों की यात्रा कर रहे हैं लगातार। क्या लग रहा है सर, चीन यात्रा से क्या निकल कर आया? क्या चीन ने उनको ट्रैप किया है वहां पर, कि नहीं प्रेशर डाला कि भाई साहब आप शांति से रहो? नहीं, चीन ने रॉयट एक्ट उसको रीड आउट कर दिया है कि भैया हमारी प्राथमिकता है ताइवान जी, ताइवान पे मत छेड़ना, नहीं तो युद्ध हो जाएगा। दो टिंग शब्द में कह दिया, रॉयट एक्ट पढ़ दिया आपके लिए। और वहां से अपना सा मुंह लटका के आए कि मैं 500 मेरे जहाज खरीद लो। उन्होंने कहा 200 रख दे, बाकी रहने दे, अपने पास रख।
हम भी बना रहे हैं अपने। तो मतलब ये अपनी इमेज को थोड़ा डाउन ही कर रहे हैं, जिस तरह सप्लिकेंट स्टेटस में गए। तो हॉर्मुज का क्या स्टेटस है अभी, किसका अभी कंट्रोल में है, अमेरिका के कंट्रोल में है या नहीं, ईरान के कंट्रोल में है, किस तरह देखिए, की ईरान की रजामंदी के बगैर आप कोई जहाज वहां से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो पूरा उत्तरी तट है जी गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, वो ईरान की कोस्ट है। वो चप्पे चप्पे पे फायर कर सकता है, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन। फिर उसकी फास्ट अटैक बोट्स हैं, वो घूम रही है दाएं बाएं वहां पे। कोई जहाज को वो जाने नहीं अगर नहीं जाने देना चाहती तो वो रोक सकती हैं, रोकने में सक्षम हैं। अच्छा, वो एक ब्लॉकेट लगा के बैठे हैं गल्फ ऑफ ओमान में, हट के दूर उनके मिसाइलों से। वहां अमेरिका साहिबान ने लगा रखा है कि जो भी आया है पहले मेरे से चेक कराओ, ये कराओ। अब दुनिया तुम्हारी चेकिंग के करते, टोल नाके बना दिए टोल नाके पे टोल नाका हो गया है साहब। और असली प्रॉब्लम यह है कि जो गल्फ दुनिया की ऑयल जगलर वो बंद कर दी है साहब। केंटुआ दबाया हुआ है, वहां पे केंटुआ दबा दिया है साहब ऑयल जगलर का। यानी कि 22% दुनिया का तेल तो ऑफलाइन। आप कल रिज्यूम करो, रेड सी का भी तेल ऑफलाइन हो जाएगा। यानी कोई 35% तेल खलास। तबाही नहीं होगी तो और क्या होगा साहब? नहीं, मतलब इतना अकल तो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल, कि दुनिया का तूने हाल क्या किया है। अब तुम बोलो कि साहब भाड़ में जाए, दुनिया मरे, कमीनों की तरह मरे, कुत्तों की तरह मरे, ये करे, मैं मुनाफा कमाऊं। तो फिर साहब दुनिया को भी सारा मतलब जब आदमी इतनी हद तक पागल है तो दुनिया को भी अपना बचाव करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं समझता डोनाल्ड ट्रंप भी ज्यादा देर इसको खींच सकते हैं, उन्हें बंद करना ही होगा। और वो ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं कि इज्जत बच जाए। बेसिक प्रॉब्लम उनकी ये है कि उन्होंने, जब वो पहली बार आए थे, ओबामा ने जो JCPOA एग्रीमेंट कर लिया था ईरान के साथ, वो फर्स्ट क्लास था और वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। इन्होंने आके सारा तोड़ दिया। अब घूम फिर के उसी पे आएंगे, उससे भी कम मिलेगा। तो फिर उनको लग रहा है कि मेरी कन्नी कटेगी, मेरी बेइज्जती होगी, मेरा ये हो, उसको छुपाने के लिए कि उससे कुछ ज्यादा दे। क्या ज्यादा दे यार, सिर फोड़े अपना। हमारे यहाँ तो कहावत भी चलती है ना सर कि थूक के चाटने वाली बात होती है कि अपना क्या दोबारा से कर रहे हैं अपने। नहीं, बिल्कुल थूक के चाटना पड़ेगा इनको, और कोई इनके पास विकल्प नहीं है। लेट्स बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, विकल्प नहीं है। थोड़ी और बॉम्बिंग करके देख लो, ऐसा एस्केलेशन होगा कि लेने के देने पड़ जाए सर। आपको ही नहीं, दुनिया को भी। बिल्कुल। सर, चीन की यात्रा करके आए ट्रंप साहब, उसके ठीक बाद सर हमने देखा कि चीनी राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति से मिले और क्लियर शब्दों में उन्होंने भी सर बोला है कि खुलेआम इलीगल तरीके से अमेरिका जो है इजराइल के साथ मिलकर हॉर्मुज को रोक के बैठा है, इलीगल तरीके से, क्लियर शब्दों में बोला सर। बिल्कुल। लेकिन सर फिर भी ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रंप साहब तो मतलब नॉर्मलिटी के बाहर हो गए हैं ना दायरे से। सर कहीं ना कहीं एक तरीके से ओपन बात उन्होंने कह दी है कि भाई साहब समझ जाइए, अब हम पीछे खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे, वहां पे अराक्ची साहब पहुंचे हुए थे। उन्होंने शी जिनपिंग साहब को ईरान के युद्ध के बारे में तफसील में ब्रीफ किया था जी, कि भाई क्या हम मान सकते हैं, क्या नहीं, सब समझा दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप वहां गए, 1-on-1 मीटिंग हुई ट्रंप की और शी जिनपिंग की, और उन्होंने सब समझा दिया होगा कि साहब ये मत समझना कि वो घुटने टेकने वाला, नहीं टेकेगा। और अकलमंदी इसमें है कि जो पागल लड़ाई आपने शुरू करी, आप खत्म करें। क्या आपको सर लग रहा है कि रूस नहीं, मैं जवाब खत्म कर लूं। जी। उसके बाद जैसे ही ट्रंप साहब गए, पुतिन साहब आ गए। तो ये जो सीक्वेंस है, ये अपने आप में ही कितना कुछ बयान कर रही है कि इससे पहले वो आपसे मिले, उन्होंने ईरान का पक्ष सुन लिया। जैसे ही आप गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब गए, पुतिन साहब वहां आ गए। हाँ साहब, क्या कोऑर्डिनेशन कितना गजब, कोऑर्डिनेशन गजब का कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके में काम कर रहे हैं। और फिर देखिए साहब, ये पुतिन साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब से 90 मिनट की फोन पे वार्ता हुई थी। उसमें उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया था, साहब
और जो कुछ करना है आप करिए, लेकिन दोबारा हमला मत करना, क्योंकि अब हम बाध्य है कि फिर हमको भी आना पड़ेगा। और अगर उनके S-400 पहुंच गए ईरान में तो फिर आप समझ लो आपकी जो एयर पावर के भी जो आप बड़ा शायद पहुंच भी गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है सर। और मुझे हैरत नहीं होगी कि जैसे ही आगे दोबारा हमला करें और 10, 5, 15 जहाज और जाएं। 42 जहाज तो ठुक चुके हैं 42 जहाज ठुक चुके हैं, कह रहे हैं हमारे 13 मरे शहीद हुए और 415 घायल हुए। अभी तो 420 लग रहा है। अरे साहब, आपकी मतलब सुई अटक गई है कि मरे नहीं रहे जा रहे लोग, घायल हुए जा रहे। नॉर्मल रेशियो मरने और घायल होने में एक 1:3 होती है, 1:4 होती है। ठीक है साहब, तो अगर 415 घायल हुए हैं, इसका मतलब कम से कम 100 मरे हैं, जो कि आप दुनिया भर से छुपाते फिर रहे हो, अपने लोगों से छुपाते फिर रहे हो कि पता ना चल जाए। एक जानकारी ऐसी भी आई थी कि हमने आपसे पहले तस्दीक भी की थी इस बात की कि हॉर्मुज में अमेरिका के जहाजों को ठोका गया है अभी हाल फिलहाल में, 3 बड़े जहाजों को। जो बहुत सारी अटकलें आ रही हैं, अब सच कहां तक क्लैरिटी नहीं आ रही है सर, कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका आने दी नहीं जा रही है सर, या अमेरिका छुपा रहा है या क्या। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जो जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर था वो ठुका था। 30 घंटे आग जली थी और कह रहे थे लॉन्ड्री की आग थी साहब, प्रेस कर रहे थे, चिंगारी निकल गई। अरे साहब, चिंगारी से 1 लाख टन का जहाज 30 घंटे चलता है? बिल्कुल। आई मीन टेल की ऐसी कहानी किसी और को सुना है ना, तो वो जहाज पिट के वापस अमेरिका पहुंच गया। इब्राहिम लिंकन भी हिट हुआ था, वो रिपेयर होके वापस आ गया। अब आपके जहाज हिम्मत नहीं कर रहे कि वो 3000 किलोमीटर के दायरे के अंदर आ जाए, तो क्या रह गई आपकी साहब? आप और कितनी अपनी बेइज्जती कराना चाहते? दुनिया मतलब अंधी तो नहीं है, सब जग जाहिर है। तो मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मिलिटरली कुछ ज्यादा रह गया है। अब वो ऑफ रैम्प ढूंढ रहे हैं जिसमें मेरी इज्जत बरकरार रह जाए। लेकिन सर एक बड़ा सवाल इसमें उठता है बख्शी सर कि चाइना और रूस जिस तरीके से अपना एक आईना दिखा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि चाइना और रूस मिलकर ही अमेरिका को ठिकाने लगाएंगे इस पूरे वॉर की सिचुएशन में? लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे ही पागलपना चलता रहा, ऐसे ही ये दुनिया की तबाही करने के ऊपर ये आमादा हो गया, तो रूस और चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इन सब ने अंकुश लगाया है। अमेरिका तो निरंकुश दुनिया, लेट जाओ तलवे चाटो, ये फलसफा 250 साल तुमने गुलामी करी अंग्रेजों की, काफी नहीं हुआ? अब एक और अंग्रेज मिल गया तुमको तलवे चाटने के लिए। ये भी मुझे समझ नहीं आता कि अभी तक हम क्यों नहीं अपनी आवाज उठा रहे जैसे हमको उठानी चाहिए। कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। मतलब हम इसको क्या बोला जाए, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। साउथ की आवाज कौन है? भारत। बिल्कुल। जब आपने G20 किया तो आप क्या कहने की बात कर रहे थे कि जी अफ्रीका को भी जोड़ो, इसको भी जोड़ो, हम दक्षिण पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज भारत है, हम तो आपकी आवाज आज सहम क्यों गई? नहीं सहमनी चाहिए, करिए खड़े होके, क्या कर लेगा अमेरिका? एक बहुत सशक्त देश के सशक्त नेता हैं हमारे देश के लोग, बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की सिविलाइजेशनल स्टेट है हमारे। मोदी जी की बड़ी स्टैंडिंग है ग्लोब में, अब वो स्टैंडिंग हमको असर्ट करनी चाहिए। सर अगर चीन और रशिया मिलकर सामने अगर आ गए इस पूरे युद्ध में, आपको क्या लगता है कि सर फिर ये युद्ध किस दिशा में जाएगा? क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्ट हो जाएंगे या न्यूक्लियर? ये पूरी स्थिति जा ही वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ रही है साहब। यूक्रेन में युद्ध हुआ 4 साल, ले जा रही है जानबूझ के, क्या या ले आई जा रही है जानबूझ के? अब अनलेस कोई पूर्ण रूप से पागल है तभी वो जानबूझ के ले जाएगा ना। अब ये देखना है कि ये पूर्ण रूप से पागल हैं या अर्ध पागल हैं ट्रंप साहब। ठीक है, अगर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, अब वो आप समझ लीजिए 4 साल हो गए, कोई अंत लेने का नाम नहीं। मुझे लगता है कि अभी जैसे ही जून का महीना आएगा ज्यादा भीषण हो जाएगा, क्योंकि तब जमीन सूख जाती है ऑपरेशंस के लिए। कैंपेन सीजन जून जुलाई अगस्त होता है वहाँ पे, तो उसमें तो लड़ाई भीषण होती दिख रही है। जहाँ तक ये मतलब जहाँ तक ईरान का सवाल है,
कोई अंत नहीं दिख रहा। अब नया एक मोर्चा खुलता दिख रहा है ताइवान का। तो फिर साहब मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं तो और क्या है। और कोई भरोसा नहीं कि ऑप सिंदूर स्टार्ट हो जाए हमारा यहाँ से। और यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जरा पुचकारते हैं अपने पूडल कुत्ते को तो वो गुर्र गुर्र शुरू हो जाता है। ये आसिम मुनीर जी तो पागल है एक और। ठीक है, इसको बड़ा फक्र है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे पालतू कुत्ते की तरह गोद में बिठाया हुआ है और मेरे सिर पे हाथ फेरे जा रहा है। तो ये भारत को तरफ देख के गुर्र गुर्र कर रहा है कि मैं हमला कर दूंगा। ये कहा तू करके देख, करेगा तो भुगतेगा। ऑप सिंदूर इज स्टिल ऑन। अब खुलेआम बोला भी हमारे जो आर्मी के कमांडर्स हैं, टॉप सबने बोल दिया कि साहब ऑप सिंदूर हैज नॉट बीन कॉल्ड ऑफ। तू करके देख, तेरे को उसी दिन पता लग जाएगा, मिनटों में पता चलेगा क्या है उसका। सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अभी 5 देशों की यात्रा पर गए। एक तरफ जहां हमने देखा कि ट्रंप साहब चाइना गए, फिर रशिया के प्रधानमंत्री की और रशिया के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, हमारे प्रधानमंत्री यूरोप गए। क्या आपको लग रहा है कि सर क्या चीजें डेवलप हो रही हैं भारत के लिहाज से खासतौर से, और भारत अभी आपको इन यात्रा से क्या नजर आ रहा है सर? बहुत अच्छा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप गए बीजिंग जी। पहले वो करते थे कंपटीशन, कंटेनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, इसकी बातें करते थे जी। इस बार जब गए तो कोऑपरेशन की बात करने गए। फर्स्ट टाइम कि भाई हम कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और चाइना कोऑपरेट करना चाहते हैं तो आप कहाँ गए? अभी तक अमेरिका और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का बुनियाद थी कि भाई अमेरिका कंटेन करना चाहता है चीन को, कंपटीशन उसका चीन के साथ है, जंग उसकी चीन के साथ हो सकती है, इसलिए उसको भारत की ज़रूरत है, जापान की ज़रूरत है, साउथ कोरिया की ज़रूरत है एशिया में। सिंपल, बिल्कुल लॉजिक सिंपल है। लेकिन अगर उसकी दोस्ती है तो भाई तुम कौन, मैं कौन, हम कहाँ, आप कहाँ उम्मीद लगा के बैठो कि हमारा सबसे जिगरी दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया में टैरिफ लगाना होता है पहले हम पे लगाते हैं, सही 50%। और अभी रूस से तेल की बात हुई तो 500% टैरिफ की धमकी दे। चाहता है, बड़ा प्यार है, पता नहीं अजीब ही प्यार है साहब आपसे। तो आप कहाँ जाएंगे? अगर उसका चीन से प्यार ज्यादा हो गया तो फिर आपका क्या, व्हाट इज द बेसिस, पाकिस्तान, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स? मैं वो समझना चाहता हूँ, कोई मुझे समझा दे। अगर वो बेसिस ही खत्म हो गया तो आप कहाँ से सक्के बन रहे हो? किस बुनियाद पे सक्के बने? बार बार लात खाते हो मुंह में, कभी 50% टैरिफ, कभी 500% टैरिफ, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ आग लगाई, कभी बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजेद का, कभी नेपाल में सरकार बदली कर दी, और आप कह रहे हमारा सबसे बढ़िया दोस्त, हमारी दोस्ती तो बढ़ती जा रही। लात हमको वो मारने में 1 मिनट नहीं चूकता, किक्स अस इन द टीथ, और हम सह जा रहे हैं। मतलब आपकी भी बर्दाश्त का मादा कब खत्म होगा? अब ये थोड़ा विस्मय का सवाल हो गया। क्योंकि सर पीएम जब अभी हमने देखा कई यात्रा पर गए, बहुत सारी चीजें उनकी वायरल भी हुई हैं। हाँ। एक मेलोडी वाला जो आपने देखा होगा, मेलोडी दी है उन्होंने जॉर्जिया मेलोनी को वहां पर जाकर। हाँ। सर क्या इन देशों से, जो खास तौर से मैं स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ आपसे, नहीं देखिए कि क्या निकल के आया सर इन 5 देशों की यात्रा से भारत के लिए, पीएम की जो गए हैं? नहीं देखिए, एक तो ऐसा है ना कि अगर अमेरिका से आपकी रिश्ते बिगड़ रहे हैं, या असली में आप जितनी मर्जी महिमा मंडन कर लें, असली में वो डाउन जा रही है, वो रिलेशनशिप की बुनियाद ही नहीं रही है, इसलिए यूरोप तो फिर आपको यूरोप की तरफ जाना पड़ेगा, रूस की तरफ, चीन की तरफ, जापान, कोरिया से डायरेक्ट रिश्ते करने होंगे, नॉट वाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपको भी अपने ऑप्शंस खोलने पड़ेंगे। सो ये जो रीसेंट विजिट्स हैं स्वीडन के, इटली, नॉर्वे के, तो मैं उनको इस लिहाज में देखता हूँ। यूएई बड़ा दिलचस्प एक स्टेट है। देखिए वहाँ पे बड़ा लिबरल फॉर्म ऑफ इस्लाम हमने देखा। बहुत, वो एकमात्र मुल्क है जिसने कि
आपको एक मंदिर बना के की दे दिया। इजाजत दी बिल्कुल, है वहां पे, बिल्कुल, और बिल्कुल। बड़ा भव्य मंदिर है, मैंने देखा है। हम्म। तो उनके रिश्ते हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। बैप्स टेम्पल उनकी जिसे। लगती बहुत है सऊदी अरेबिया से। हम्म। अब सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ जाके जुड़ गया है, तो वो अपने आप को भारत से जोड़ रहे हैं, स्वाभाविक है। और हमारे को भी फायदा है, क्योंकि फिर हम बात हो रही है I2, U2, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE, कि हमारे ट्रेड रूट्स यहाँ से होते जाएं, इजराइल होके ग्रीस पहुंचे और यूरोप जाएं। ठीक है, सबने ट्रेड करना है, सबने बिल्कुल। व्यापार करना है, सबने कॉमर्स करना है, तो उसके लिए बड़े ऑप्शन हैं। डिफेंस अलाइनमेंट भी वो बहुत हमारे साथ कर रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कल जाके ईरान से लड़ाई शुरू कर दें। हमको भी जरूरत है। वो सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज गुड फॉर UAE। क्या इस वक्त ईरान से युद्ध UAE के लिए फायदेमंद होगा? मैं नहीं समझता। अगर उनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हिट हो गए तो बहुत तबाही होगी। तो ऐसे टाइम पे लड़ाई नहीं दी जाती। यू हैव टू डिसाइड कि हम लड़ाई से अचीव क्या करेंगे। लड़ने के फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, कि अगर चलिए UAE भी तैश में आके उन्होंने भी बॉम्बिंग कर दी ईरान की, वहां से डिसैलिनेशन प्लांट हिट हुए, तो फिर मतलब नुकसान किसका है? बिल्कुल तबाही है। हमको तो अपना नुकसान बचाना है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना नुकसान बचाना है। तो मेरे ख्याल हमारा भी यही परामर्श रहना चाहिए कि अब ये लड़ाई खत्म हो। ये सबका नुकसान तो कर ही रही है, खासम खास नुकसान कर रही है गल्फ के देश। इतनी अच्छी इकोनॉमी उनकी जा रही थी, वो सब ऑयल गैस तो खत्म ही है, फर्टिलाइजर खत्म है, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड, पोटैश वगैरह सब खत्म एक्सपोर्ट। और जो दुबई हमें क्या साहब रियल एस्टेट का एक टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रही थी, बिल्कुल उसकी तबाही हो गई है। उसका USP था कि भाई यहाँ शांति है, बिल्कुल, तो और सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी। अब वही खत्म हो गया तो फिर बेचारे उनके पास रह क्या गया? तेल उनका नहीं जा रहा, गैस उनकी नहीं जा रही, अमोनियम नाइट्रेट उनकी नहीं जा रही, ऊपर से जो टूरिज्म के लिए फैसिलिटेट करने के लिए जो शांति थी, ट्रेड वगैरह, ट्रेड टूरिज्म, सब वो भी अगर बर्बाद हो गया तो इसमें फायदा किसका है? बाकी सर इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ बड़ी और निकल के आई है, बड़ी हैरान करने वाली भी है। चाहे वो भारत हो, रशिया हो, चाइना हो, यूक्रेन हो, या बहुत सारी अन्य कंट्रीज ऐसी हैं जो लगातार हथियारों का टेस्ट कर रही हैं। हथियारों की होड़ सी मची हुई है सर, और खरीदने की बात चल रही है, नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। भारत ने भी हाल ही में एक अग्नि 6 का भी एक्सपेरिमेंट किया है, और हमारे DRDO के चीफ ने भी बोला है कि हम तो बस परमिशन का इंतजार कर रहे हैं, ICBM हमारी तैयार है। सर क्या आपको लग रहा है कि युद्ध की वजह से एक होड़ मच गई है पूरे विश्व में हथियारों की खरीदने की, हथियारों को बनाने की? भाई जब चारों तरफ युद्ध हो रहा हो तो और विकल्प क्या है आपके पास? अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर तो आप मरोगे। जब चारों तरफ युद्ध छिड़ रहे हैं, आग लग रही है, आप बोले नहीं साहब हम तो तैयारी नहीं करेंगे, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, ये हैं, तो फिर अहिंसा, फिर चरखे काटते रहो, मरोगे। तो आपके पास कोई चारा नहीं, कोई विकल्प नहीं, सिवाय कि अपनी सैन्य तैयारी को तेजी दें। क्या आपको लग रहा है बहुत आराम से चल रही है अभी भी, जिस स्पीड पे होनी चाहिए उस पे नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाई इंतजार नहीं करेगी कि आप तैयार होंगे तो दूसरे लड़ेंगे। वो वेट करेंगे, साहब नहीं अभी तैयार नहीं। ठीक है साहब, कल पाकिस्तान के साथ बड़ा युद्ध हो सकता है, आर यू रेडी? यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। बहुत कुछ काम किया गया है, यस किया गया है, पर बहुत कुछ बाकी है। तो वो आप ये बोले नहीं साहब हम 10-15 साल में बराबर कर लें। 10-15 साल हैं आपके पास। जेट्स लगातार कम हो रहे हैं सर हमारे। 28 स्क्वाड्रन पे एयरफोर्स आ गई है साहब, जो 42 आपके मुताबिक होनी चाहिए। और जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो 50-60 स्क्वाड्रन होने चाहिए अगर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश से निपटना है। ठीक है, तो ये आपको स्पीड अप नहीं किया। हम अब साहब 2 साल तो हो गए सुनते सुनते, रफाल आ गया 160 आ रहे, 200 आ रहे, किधर आ रहे?
नहीं आ रहे तो मारो रफाल को गोली, 200 आप सुखाई 30 और ले लो, क्योंकि आपके जैगवार रिटायर होने वाले हैं, मिराज रिटायर होने वाले हैं, आपके मिग 29 रिटायर होने वाले, तो खाली करके क्या सीटी बजाएंगे? घर भेज देंगे साहब, पैसे बचा लेंगे, पैसे बचा लोगे, आप नहीं बचोगे। या सर इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, भारत को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए एक अलग तरह की लॉबी काम करती है, जो भारत को चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही समय से। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लोग अड़ंगे लगा रहे हैं, जो लगाएंगे क्यों नहीं, लेकिन अगर वो नहीं चाह रहे तो क्या आप भी उनकी हामी मिलाओगे कि हमें नहीं चाहिए हथियार, अब आपको चाहिए, और कल के बजाय आज चाहिए, कल के बजाय आज चाहिए, क्योंकि लड़ाई कब होगी कोई नहीं कह सकता। और फिर उसके लिए कि मैं तैयार हो जाऊंगा तब मैं लड़ूंगा, लेकिन मुझे 10 साल चाहिए, 15 साल चाहिए, क्योंकि मेरे को भारत मंडपम बनाने हैं, मेरे को ये बनाना है, मेरे को ये हॉल बनाना है, वो सब बाद में सब। पहले तो अपना सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी आपको। बाकी जगह खर्चा करने में हमने कोई हिचक नहीं देखी। जहां डिफेंस की बात आती है तो मीन मेख निकालना शुरू हो जाते हैं सारे अर्थशास्त्री। आप सर सेना में रहे हैं और अच्छे से जानते हैं ऑपरेशन वगैरह कैसे होते हैं, कौन कौन से हथियार किसकी क्या जरूरत होती है। अभी अगर सर मैं बात करूं भारत की, तो भारत के पास सबसे बेस्ट चीजें क्या हैं आपके हिसाब से, जो आपको लगती है कि भारत उसमें बहुत एडवांस है और भारत ही एक ऐसा देश है जो इसको बहुत आगे तक लेके जा रहा है? नहीं, मिसाइल्स में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने ब्रह्मोस मिसाइल रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम आकाश, जो कि LCRM अब्दुल कलाम साहब ने शुरू किया था, जी। उसमें हमारी पृथ्वी सीरीज, आकाश सीरीज और क्या कहते हैं अग्नि सीरीज, ये सब बन के ये वर्ल्ड क्लास पे आ गए हैं। स्पेस में आप बहुत अच्छे हो, सैटेलाइट दुनिया के लॉन्च कर रहे हो, वो पैसे दे रहे हैं आपको अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, चांद की बैक साइड पे पहुंच गए हो, मार्स पहुंच गए हो, तो ये सब आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। फिर आपने अपने जो है LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है, अपनी मीडियम गन्स बना रहे हो, आर्टिलरी की, ATAGS, कल्याणी फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम मिलके आपकी बड़ी एडवांस गन बनाई है उन्होंने, जो कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप आर्टिलरी गन्स में से एक। सो हमने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। एयर पावर के गैप्स, एयर पावर निर्णायक शक्ति है आज के युद्ध में। हाउ कैन यू एक्सेप्ट गैप्स देयर? वहां गैप कैसे हो सकता है? बिल्कुल कि हम पाकिस्तान के बराबर के हैं साहब, चल पाकिस्तान आपसे आगे निकल जाएगा अगर ऐसे ही चलता रहा। और अमेरिका लगातार उनको जेट्स देने की बात कर भी रहा है सर, कर भी रहा है, और वो फटीचर मुल्क अगर आपसे आगे है और उसने नाक में दम कर रखा है आपका, फिर तो आप खतरा मोल ले रहे हो ना सर, जान जोखिम में डाल रहे हो अपनी। जो मतलब बिल्कुल इट इज नॉट, यू हैव टू बी सेंसिबल कि अगर मेरे दुश्मन, जानी दुश्मन, वो चीन से 5th जनरेशन फाइटर खरीदने वाला है, उसके पायलट्स चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं J-35 पे, और आप कह रहे हो साहब मेरा जो आम का है 10 साल में आ जाएगा, 15 साल लग जाए, शायद 20 भी हो सकता है, लेकिन 10 में कर देंगे। लेकिन और बीच में लड़ाई हुई तो फिर क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूं सर, वो समय चला गया कि हवा हवाई बातें अब ना की जाए। नहीं, अब हवा हवाई बातें आप अफोर्ड नहीं कर सकते था, आपको काम करना है। बिल्कुल, और काम भी स्पीड में करना। नहीं, एक है कि नहीं जी हो रहा है जी, कर देंगे जी, कोई बात नहीं, 10 साल में आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, लेकिन बहुत लेट आएगा। लड़ाई हो चुकी होगी, जो बर्बादी होनी है हो चुकी होगी, गंगा में पानी कहां से कहां निकल जाएगा, कहां तक बह गया होगा। सो आई थिंक वी हैव टू बी अलर्ट टू द फैक्ट कि हमारे पास वक्त की बहुत कमी। वक्त, टाइम इज एट अ प्रीमियम। जय भारत, जय हिंद। सर ने अंतिम क्षणों में एक बहुत अच्छी बात बोली कि समय की बहुत कमी है, और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। समय ना तो ईरान के पास बचा है, ना अमेरिका के पास बचा है, और पूरा विश्व जिस तरीके से एक जंग के मुहाने पे खड़ा है, समय वाकई में किसी के पास नहीं खड़ा है। बख्शी सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और धन्यवाद आपका। थैंक यू।